यूपी पीसीएस मेंस 2025 जो मार्च में प्रस्तावित है, अब उसके लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। उसी को ध्यान में रखकर यूपी पीसीएस की फैक्ट शीट की एक सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत अभी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 5, पेपर 6 की फैक्ट शीट की क्लास हो चुकी है। साथ ही यूपी का जो 2026 का बजट है और यूपी का जो इकोनॉमी है 2000 इकोनॉमी सर्वे 25 का, उसकी क्लास भी हो चुकी है। अभी फैक्ट शीट की 2 क्लास रह रही है, एक पेपर 3 की और एक पेपर 4 की। यदि आप फैक्ट शीट का अपने एग्जाम में यूज करते हैं एज ए एग्जाम्पल, डाटा, फैक्चुअल या इंफॉर्मेशन के रूप में, तो आपको प्रत्येक पेपर में कम से कम 10 से 15 नंबर आराम से बढ़ाने में सहायता मिलेगी। क्योंकि यूपी पीसीएस के जो 5th पेपर है उसमें और जो 6 पेपर है उसमें 6 पेपर में तो स्पेशली मेंशन है उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियां और योजनाएं। उसकी आज एक जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 के बाद जितनी भी पॉलिसी लाई है उसकी क्लास है। आपको हर वर्ष पॉलिसी से उत्तर प्रदेश की 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलती है। तो आज की इस क्लास से आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन यूपी पीसीएस का जो मेंस है उसमें देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। आप इसकी जो क्लास की पीडीएफ है वो जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर टू द पॉइंट बात कही है। आप इनका प्रयोग कैसे करेंगे तो इसकी टैक्टिक जानते हैं हम। उत्तर प्रदेश की जो क्षेत्रीय पॉलिसी है तो इसमें जो पॉलिसी है किस किस से संबंधित है। एक तो ऊर्जा संक्रमण से, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, सौर ऊर्जा पॉलिसी, जैव ऊर्जा की जो पॉलिसी है। गतिशीलता के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन की पॉलिसी, कृषि से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण की पॉलिसी और डेयरी की पॉलिसी, सामाजिक ढांचे से जनसंख्या की पॉलिसी और बुनियादी ढांचे में डेटा पॉलिसी, लॉजिस्टिक पॉलिसी है। आप इनका प्रयोग कैसे करेंगे? सबसे पहले कोई भी अगर पॉलिसी होती है तो उसकी आपको एक सेंट्रल थीम होती है, जैसे अवसंरचना की पॉलिसी है या लॉजिस्टिक की पॉलिसी है। तो ये इसका मुख्य थीम क्या है? लॉजिस्टिक है। लॉजिस्टिक का क्या है? ये कोई भी लॉजिस्टिक की पॉलिसी लॉजिस्टिक की लागत को घटाएगी और संरचना का निर्माण करेगी। जो देरी होती है माल ढुलाई में इधर उधर से, उसको कम करेगी, रोजगार सृजन करेगी, निवेश को बुलाएगी और क्या करेगी? कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। तो ये आपको हर पॉलिसी के कुछ उद्देश्य होते हैं। इसी तरह से आपको चुनना है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाहन पे अगर कोई पॉलिसी है तो क्या करेगी? ये स्वच्छ ऊर्जा, पहला इसका उद्देश्य क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक वाहन की पॉलिसी का स्वच्छ ऊर्जा प्रदूषण नियंत्रण, दूसरा पॉइंट। तीसरा, हमारे जो प्रतिबद्धताएं हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर उसको पूरा करना। आपको हर पॉलिसी का इसी तरह से एक खाका तैयार करना है। जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अगर पॉलिसी होगी तो उसके उद्देश्य क्या होंगे? पहला उद्देश्य तो उसका यही होगा कि हम जो हमारे उत्पाद है कृषि के उनका मूल्य संवर्धन करना। दूसरा उद्देश्य उनकी जो बर्बादी होती है उनको समाप्त करना। तीसरा उद्देश्य क्या हो सकता है? आपको बताना है कि खाद्य सुरक्षा। चौथा उद्देश्य क्या हो सकता है? रोजगार सृजन। पांचवा उद्देश्य क्या हो सकता है? हमारे जो किसान है उनकी आय को बढ़ाना। तो इस तरह से आप अपने आंसर को, अगर किसी पॉलिसी के उद्देश्य भी नहीं पता, इस तरह से आपको बताना है। तो शुरुआत करते हैं। कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन हर वर्ष आ रहे हैं पॉलिसी से और इसमें कुछ भी करना नहीं होता, फ्री के होते हैं। तो उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2027, इसका जो दृष्टि है इसने डिजिटल इंडिया जो मिशन है उसके अनुरूप है। यूपी को ग्लोबल डेटा डेस्टिनेशन बनाना है, यानी कि जो वैश्विक डेटा का केंद्र यहाँ पर बनाना है। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य कितना है? 250 मेगावाट डेटा का लक्ष्य रखा गया है। 20,000 करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में 3 डेटा पार्क स्थापित किए जाएंगे। ये इस पॉलिसी के मुख्य पॉइंट थे। अगर कोई भी कंपनी उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर बनाती है तो ये प्रोत्साहन दिए जाएंगे। जैसे पूरी सब्सिडी दी जाएगी 7%, जो अधिकतम 20 करोड़ रुपए होगी।
ब्याज सब्सिडी दी जाएगी 60% 5 वर्षों के लिए। भूमि सब्सिडी दी जाएगी 25% की छूट, और पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लिए 50% की छूट, क्योंकि पूर्वांचल और बुंदेलखंड से यूपी पीसीएस में हर वर्ष क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन हमेशा वहाँ से आएगा जहाँ पर कमी हो या जो अच्छी प्रगति कर रहा है। तो पूर्वांचल में आर्थिक विकास पश्चिम की अपेक्षा और बुंदेलखंड में भी पश्चिम की अपेक्षा कम हुआ है, इसलिए वहाँ पर भूमि की जो सब्सिडी है छूट ज़्यादा दी गई है। बिजली 20 वर्षों के लिए बिजली शुल्क में जो छूट दी गई 100% छूट दी गई है, यानी कि 10 वर्षों तक आपको किसी भी तरह का बिजली का बिल नहीं देना है। इस डेटा नीति की और क्या विशेषता है? दोहरा बिजली ग्रिड आपूर्ति की जाएगी। आवश्यक सेवा जैसे डेटा सेंटर को ESMA के तहत वर्गीकृत किया गया है। तो ये इस डेटा पॉलिसी के कोर पॉइंट थे। आप इसका उद्देश्य क्या लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में डेटा सुरक्षा, वैश्विक डेटा हब, डिजिटल इंडिया को सशक्त करना, रोजगार सृजन करना, निवेश करना, उत्तर प्रदेश का समावेशी विकास सुनिश्चित करना, ये सारी बातें आप इस पॉलिसी के उद्देश्य में बता सकते हैं, और यही हर एक पॉलिसी के उसमें बतानी है। तो ये पॉलिसी है वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2022। WDFC और EDFC के चौराहे पर भूमि स्थित लाभ, यानी कि जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, उसी के मध्य क्या है? उत्तर प्रदेश है। जैसे ये हमारा मैप है, ये तो उत्तर प्रदेश हमारा यहाँ पर है। तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न यानी कि वेस्टर्न ईस्टर्न, तो इसी से होकर जाता है उत्तर प्रदेश से, और यहीं पर झांसी के आसपास इसका क्या है? वो है मिलन बिंदु। तो ये इस उत्तर प्रदेश इस दोनों कॉरिडोर को मिलन बिंदु का एक स्थल है। तो इस नीति के जो वेयर हाउसिंग है और लॉजिस्टिक नीति 2022 है, इसके कुछ प्रोत्साहन दिए गए, जैसे भूमि उपयोग परिवर्तन में 50% की छूट, खासकर पश्चिमी क्षेत्रों में, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में 100% की छूट, स्टाम्प शुल्क में 100% की छूट, FCI 1.5 से बढ़ाकर 2.5 करना, प्रोत्साहन नीति पूंजी सब्सिडी में 15% की छूट दी गई है, कौशल विकास भी किया जाएगा, बिजली और जमीन की दरों अब औद्योगिक स्तर पर वाणिज्यिक नहीं है, यानी कि कह रही है कि आप यदि यहाँ पर कोई वेयर हाउसिंग बनाएंगे उत्तर प्रदेश में और लॉजिस्टिक के लिए काम करेंगे। लॉजिस्टिक क्या होता है? अवसंरचना जो परिवहन वगैरह होती है, माल ढुलाई का जो कार्य करता है, उसी में लॉजिस्टिक आता है। तो उसके लिए ये नीति थी, ये इसके प्रमुख प्रावधान थे। उत्तर प्रदेश हरित हाइड्रोजन नीति 2024, क्योंकि भारत क्या है? भारत पेरिस समझौते का एक सदस्य है, और उसकी जो शर्तें हैं उनको पूरा करने के लिए जिस तरह से भारत अपनी जलवायु परिवर्तन की नीति है उसको अपनाता है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश अपनाता है। तो नीति 2024 की है, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है, और इस आबादी की खाद्य सुरक्षा के साथ साथ ऊर्जा सुरक्षा की पूर्ति करना राज्य सरकार का दायित्व है। और ये ऊर्जा सुरक्षा अब जीवाश्म ऊर्जा सुरक्षा से संक्रमित होकर किधर, यानी कि इसका जो संक्रमण है हरित ऊर्जा की तरफ आ रहा है, इसीलिए हाइड्रोजन नीति लाई गई। इसका जो फोकस है उर्वरक और रिफाइनरी क्षेत्रों को डिकार्बनाइजेशन करना, यानी कि जो उसमें कार्बन होता है उसको डिकार्बनाइजेशन करना, लैंड बैंक जैसे ग्राम समाज की भूमि पट्टे पर उपलब्ध कराना, और कब तक के लिए? 30 वर्ष तक के लिए। इसमें 2028 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष इसका लक्ष्य रखा गया है हाइड्रोजन उत्पादन का। इसमें जो पूंजी सब्सिडी दी जाएगी, यदि कोई कंपनी लगाता है 40% की सब्सिडी दी जाएगी। पहली 5 परियोजनाओं के लिए अधिकतम 225 करोड़ रुपए की पूंजी सब्सिडी दी जाएगी। ऊर्जा बैंकिंग यानी कि अब बैंकिंग किसके भी? ऊर्जा के बनाए जाएंगे। इसमें 100% की छूट है।
इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन 100% की छूट है। यदि उत्तर प्रदेश से हाइड्रोजन उत्पादन होता है और किसी अन्य राज्य में जाता है तो उसके लिए छूट है इस तरह की। अब इससे क्या होगा, इससे पर्यावरण स्वच्छ होगा। इस परियोजना को श्वेत श्रेणी यानी कि व्हाइट कैटेगरी में दिया गया है। इससे जल उपचारित होगा और यह, क्योंकि हाइड्रोजन से क्या होगा, जल का शुद्धिकरण यानी कि अपशिष्ट वगैरह ये सारी चीजें इसके हिस्से हैं। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, उत्तर प्रदेश हरित उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है, जिसमें ऊर्जा भी कैसी होगी, हमारी हरित होगी। जीवाश्म की अपेक्षा हम हरित ऊर्जा पर ज़्यादा निर्भरता करेंगे। उसी के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विशाल क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश भारत का चौथा और सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से पहला है, इसलिए यहाँ पर। और के उत्तर प्रदेश की जो अवस्थिति कर्क रेखा के निकट है, इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में सौर जो ऊर्जा है वो लगातार वर्ष के अधिकांश हिस्से से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा की अपार संभावना है। ऐसे आपको मेंस क्वेश्चन लिखना है। आपको दर्शाना है कि सौर ऊर्जा का क्वेश्चन आएगा कि कर्क रेखा के नजदीक अवस्थिति होने के कारण उत्तर प्रदेश में अपार संभावना है। तो इसमें सौर राज्य की बात कही गई है। ये बताई दिया क्यों कही गई सौर राज्य की, क्योंकि इसकी अवस्थिति कर्क रेखा के वो काफी नजदीक है। इसमें मुख्यतः क्या है, इसमें 14,000 मेगावाट के सौर पार्क बनाए जाएंगे। पीएम कुसुम योजना के तहत 2,000 मेगावाट की बात की गई और जो छतों पर पैनल लगते हैं 1,500 मेगावाट के। ये गैर आवासीय क्षेत्र है जैसे ऑफिस वगैरह, और आवासीय पर 4,500 मेगावाट के। कुल इसका जो लक्ष्य है 2027 तक 22,000 मेगावाट यानी कि 22 गीगावाट सौर उत्पादन लक्ष्य रखा गया है। तो आपको ये इसकी संरचना है, आपको ये चित्र बनाना है इसी तरह से। और हर क्वेश्चन में आप एक डायग्राम निश्चित रूप से बनाएंगे। पहले इस क्वेश्चन को नीति बता देते हैं। बिजली जो शुल्क है उसमें 100% की छूट दी गई है तब के लिए 10 वर्षों के लिए। स्टाम्प शुल्क में भी 100% की छूट दी गई है। अगर कोई कंपनी आती है निवेश करती है तो उनको ये है ये छूट। इसमें क्या क्या पहल की गई है, जैसे सोलर सिटी बनाए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में अयोध्या एक मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका विस्तार जो उत्तर प्रदेश के 16 नगर निगम है उसमें किया जाएगा। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, कहाँ पर, बुंदेलखंड क्षेत्र में। ये जो वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, ये बुंदेलखंड का हिस्सा, ये इसी तरह से आपको मैप बनाना है। अगर कहीं पर बुंदेलखंड का मैप बनाना पड़ भी गया तो इस तरह से बनाया गया है। ये हिस्सा बुंदेलखंड का। जब आप क्वेश्चन लिख रहे हैं इस तरह से मीन्स का, तो आपका ये हम क्वेश्चन की जब शुरुआत करते हैं तो इस तरह से उसके जो पॉइंट होते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको कम से कम 8 पॉइंट देने हैं, और अगर क्वेश्चन 12 नंबर का तो 12 पॉइंट देने हैं। पहले हमें बताना है जैसे सौर पार्क, तो सौर पार्क में बताएंगे, इसको डिफाइन करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सौर पार्क बनाए जा रहे हैं। फिर यहाँ पर एक फैक्ट देंगे ताकि आपने जो बात कही उसको सेटिस्फाई कर सके, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिलेंगे। तो ये पॉइंट आपके फोर्डर पॉइंट के रूप में भी काम करेंगे। नेक्स्ट नीति देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022। इसके बारे में, क्योंकि हरित ऊर्जा की बात कर रहे हैं, पहली जो हमारे पास समस्या होती थी कि हम दीपावली के आसपास पराली जलाने की समस्या होती थी, जिससे क्या होता था, प्रदूषण फैलता था और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में एक धुंध की छाई रहती थी सर्दियों के मौसम में। अब क्या होगा कि इस पराली से हम क्या बनाएंगे, जैव ऊर्जा बनाएंगे। इससे फायदा क्या होगा, एक तो अपशिष्ट से हमें धन प्राप्त हो जाएगा। जो किसान उस अपशिष्ट को जला देते थे अब उससे वो नज़दीक की फैक्ट्री में उसको बेच के पैसा बना सकते हैं और अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा, इस ऊर्जा का जो ये नीति का उद्देश्य क्या है, इससे हमें स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होगी, अपशिष्ट का प्रबंधन होगा, पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण होगा, कृषक की आय की अधिक होगी। साथ ही साथ इससे क्या होगा, हमें जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं हैं उनको पूरा करने में मदद मिलेगी। तो ये सारी बात बतानी है। इसमें क्या क्या है, जैसे कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी, इस पर सब्सिडी दी गई 25 लाख प्रति टन की।
75 लाख प्रति टन की, और अधिकतम सब्सिडी कितनी है? 20 करोड़ रुपए। जैव कोयला, इसमें क्या होता है? 75,000 प्रति टन दिया जाएगा सब्सिडी, और अधिकतम 20 करोड़ रुपए की दी जाएगी सब्सिडी। जैव डीजल, इसमें 3 लाख रुपए प्रति किलो लीटर सब्सिडी दी जाएगी। एग्रीगेटर मॉडल, जिसे बायोमास मशीन पर 30% की सब्सिडी दी जाएगी। इसका जो लक्ष्य है इस नीति का, जितनी भी हमारी तहसील है उत्तर प्रदेश की, एक जैव उर्वरक स्थापित करना, यानी कि वहाँ पर तहसील स्तर पर एक जैव उर्वरक संयंत्र का स्थापित करना, ये इसका लक्ष्य है। आगे, क्योंकि हम हरित ऊर्जा की तरफ बढ़ने के साथ साथ जो हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, एक तो हम हरित ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, जैव ऊर्जा है, हाइड्रोजन ऊर्जा। एक जहाँ पर ये ऊर्जा का प्रयोग होगा, उन मशीनों का भी हम क्या कर रहे हैं? पर्यावरण के अनुकूल बना रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक कारें, इलेक्ट्रिक मोटर, और जो इलेक्ट्रिक चल सकता है, ठीक है नहीं, जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन। तो यूपी इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022, इसका लक्ष्य रखा गया है, एक तो नेट जीरो की जो प्रतिबद्धता है भारत सरकार की, उसको हासिल करना है। दूसरा, इसमें 50,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही गई है। इसके जो उपभोक्ता है उसमें 100% छूट दी गई है। कैसे? एक तो रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क पर 3 वर्षों के लिए उसे 100% छूट दी जाएगी, यदि कोई ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है उस पर। यूपी में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5 साल तक छूट दी जाएगी। तो इससे का क्या मतलब है? अगर आप कोई ऐसी गाड़ी खरीदते हैं जिसका निर्माण ही यूपी में हुआ हो, तो उस पर 5 साल तक की छूट है, ताकि इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियां उत्तर प्रदेश में अधिक से लग सके। निर्माता, ये तो उपभोक्ताओं के लिए लाभ थे। इसी तरह से आपको ये बनाना है चित्र, ये निर्माताओं के लिए। पूंजी सब्सिडी श्रेणी, मेगा परियोजनाओं के लिए अधिकतम 500 करोड़ रुपए, और अल्ट्रा मेगा बैटरी के लिए अधिकतम 1000 करोड़ रुपए या 30% की दर से ये सब्सिडी दी जाएगी। इसका जो लक्ष्य है 2030 तक सार्वजनिक परिवहन में, जो उत्तर प्रदेश का सार्वजनिक परिवहन है, उसमें 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन की ओर संक्रमण करना है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अधिकतम 10 लाख रुपए प्रति इकाई सब्सिडी दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति इन इलेक्ट्रिक वाहन का चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना चाहता है, तो उसको 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इस नीति का ना एक अघोषित उद्देश्य क्या है? ये नेट जीरो की प्रतिबद्धता है, जो किसकी है? भारत की। किसके प्रति? अंतर्राष्ट्रीय दायित्व। तो अपने क्वेश्चन को डायनेमिक बनाने के लिए आपको एक कोट करना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023, इसकी क्या प्रावधान है? इसमें जो फसल नुकसान होता है 15 से 20% को उसको कम करना है। दूसरा, जो हमारा उत्पाद है एग्रीकल्चर का, उसका मूल्य संवर्धन करना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। इसमें वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा, 75% तक दिया जाएगा वित्तीय प्रोत्साहन, 75 नहीं 35% तक। जैसे पूंजी सब्सिडी, संयंत्र और मशीन पर अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, और निर्यात 25% ढुलाई सब्सिडी दी जाएगी अगर निर्यात किया जाता है। इसमें सुधार क्या किए गए? मंडी शुल्क में छूट दी गई है, भू उपयोग परिवर्तन में 50% की छूट दी गई है। नवाचार क्या है? ब्रांड यूपी को प्रमोट करना है, यूपी टैग और ओडीपीओ को बढ़ाना है। इसके लिए उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे, जैसे आलू के लिए आगरा और कन्नौज में, डूरम गेहूं के लिए बुंदेलखंड में। तो ये नवाचार है, यानी कि नवाचार में क्या आएगा? हमारा जीआई टैग और ओडीपीओ। तो ये खाद्य की नीति थी, खाद्य प्रसंस्करण की। उत्तर प्रदेश क्योंकि एक एग्रीकल्चर बहुल राज्य है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर में पशुपालन भी बड़ी मात्रा में होता है। तो उसी के लिए, उसी के संरक्षण बढ़ावा देने के लिए यूपी ने यूपी डेयरी विकास और दुग्ध उत्पादन नीति 2022 लाई गई, जिसके तहत 5,000 करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य रखा गया, और दूध के मूल्य वर्धन करना है इस नीति का मुख्य उद्देश्य। साथ ही साथ अपने किसानों को आय दोगुनी करनी, रोजगार सृजन करना, ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास करना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। इसमें 10% पूंजी अनुदान की बात कही गई है। अगर आप संयंत्र लगाते हैं तो उसकी लागत पर अधिकतम 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। SC
एडीए सिस्टम अनिवार्य है ताकि गुणवत्ता बनी रहे। 5% ब्याज सहायता मिलेगी और यह कब तक के लिए? 5 वर्षों के लिए। कोल्ड चेन और चिलिंग सेंटर के लिए भी सब्सिडी देने की बात की गई है। मुख्य फोकस जो कृषि उत्पादक संगठन है और एमएसएमई को इससे प्रोत्साहन मिलेगा इस नीति से। उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी भारत में सबसे अधिक है और पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश से बड़े सिर्फ 4 देश हैं। एक अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा भारत और एक आपको कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा। फिर नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। वर्तमान में जहां भारत की जनसंख्या 142 करोड़ है और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 24 करोड़ आबादी है। इस आबादी को अब हमें अपनी जनसंख्या नियंत्रण की ओर बढ़ना है, इसीलिए ये नीति लाई गई। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 तक। क्योंकि हमारी आबादी अधिक है, हमारे पास संसाधन सीमित है, तो सभी का सतत समावेशी विकास हो सके, इसलिए ये नीति लाई गई। इसमें जो टीएफआर लक्ष्य रखा गया है वो 2.6 रखा गया है, 2.1 रखा गया है 2026 तक और इसको घटाकर 1.9 लाना है 2030 तक। इसमें लोक सेवक को प्रोत्साहन दिया जाएगा। क्या? 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति इस नीति का पालन करता है जो सरकारी सेवा में है, तो उसे 2 महीने के 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलेगी। आवास और प्लाट अगर वो खरीदता है तो उस पर सब्सिडी दी जाएगी। 12 महीने का मातृत्व और पितृत्व अवकाश दिया जाएगा। अगर कोई इस नीति का उल्लंघन करता है तो स्थानीय निकाय का चुनाव वो नहीं लड़ सकेगा। सरकारी नौकरियों के लिए वो आवेदन नहीं कर सकेगा। राशन कार्ड की सीमा 4 यूनिट निर्धारित की गई है। इसमें जीवन जो प्रत्याशा है 64.3 से बढ़ाकर 69 वर्ष करनी है 2030 तक। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है नीति, क्योंकि संसाधनों के साथ संतुलन स्थापित करने के लिए जनसंख्या नीति लाई गई है। फिर ये जो हमें अभी तक नीतियाँ देखी उनका कुछ निष्कर्ष देख लेते हैं कि उसमें हम क्या क्या निष्कर्ष रख सकते हैं। जैसे निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं नेट जीरो यानी कि 2070 तक, ग्रीन हाइड्रोजन पर्यावरण के संरक्षण के लिए है, रोजगार, कौशल विकास और एमएसएमई है, $1 ट्रिलियन की लक्ष्य हासिल करना है हमें अर्थव्यवस्था का। तो ये इस तरह के कुछ लक्ष्य थे जो अभी तक हमने नीति देखी। आगे देखते हैं। फिर औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति। औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022। तो इसमें क्या है? इसमें श्रेणी जो उद्योगों की है और निवेश के मापदंड ये हैं। बड़ा उद्योग वो कहलाएगा जिसमें निवेश 50 से लेकर 200 करोड़ रुपए हो। मेगा उद्योग वो है कहलाएगा जिसमें निवेश 200 करोड़ से 500 करोड़ हो। सुपर मेगा उद्योग वह कहलाएगा जिसमें 500 से 3000 करोड़ रुपए निवेश हो। और अल्ट्रा उद्योग वह कहलाया जाएगा जिसमें 3000 करोड़ से अधिक का निवेश हो। निवेश विकल्प, इसमें से कोई भी विकल्प चुन सकता है। पूंजी सब्सिडी का विकल्प चुन सकता है, जिसमें क्या है क्षेत्रवार बदलती हुई बुंदेलखंड और पूर्वांचल में उच्चतम सब्सिडी दी जाएगी। शुद्ध नेट एसजीएसटी का मॉडल है जिसमें 10 से 16 वर्षों के लिए 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी। पीएलआई टॉप यूपी के लिए भारत सरकार की यह योजना है पर 30% अतिरिक्त दिया जाएगा। स्टाम्प शुल्क पर भी छूट है। जैसे बुंदेलखंड में अगर कोई इस तरह के रोजगार के लिए एमएसएमई उद्योग लगाता है तो 100% छूट दी जाएगी बुंदेलखंड और पूर्वांचल में। 75% मध्यांचल और पश्चिमांचल में नोएडा को छोड़कर और 50% गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में। तो ये स्टाम्प की छूट थी। एफडीआई और फॉर्चून 500 कंपनी निवेश नीति 2025। इसके अंतर्गत जो इसका लक्ष्य रखा गया है वैश्विक मूलक मूल्य श्रृंखलाओं से
उत्तर प्रदेश का एकीकरण करना है, यानी कि हमें जो सप्लाई चेन है उससे जुड़ना है, जो वैश्विक सप्लाई चेन है, ग्लोबल वैश्विक सप्लाई चेन है। इसके लिए पात्रता क्या रखी गई है कि न्यूनतम अगर कोई भी फॉर्चून कंपनी जो वैश्विक लेवल की है वो उत्तर प्रदेश में आती है तो उसको कम से कम 100 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। फॉर्चून कंपनी 500 के लिए 500 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश करना होगा। अगर कोई बड़ी कंपनी उत्तर प्रदेश में आती है जो फॉर्चून 5 की श्रेणी में, उसको 100 से अधिक करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। फ्रंट एंड भूमि सब्सिडी, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा रियायती दरों पर भूमि का आवंटन किया जाएगा, जिसे 25% पश्चिमांचल और मध्यांचल से 20% बुंदेलखंड और पूर्वांचल तक के लिए प्रतिपूर्ति की जाएगी। कैप 100 करोड़ रुपए वार्षिक सीलिंग इसमें निर्धारित की गई है और अधिकतम कितनी है 500 करोड़ रुपए। तो ये एफडीआई के लिए थी कि उत्तर प्रदेश में एफडीआई अधिक से अधिक कैसे लाया जाए, अपनी नीतियों को सरल बनाना। अब उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर नीति 2024 लाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य, क्योंकि वर्तमान में उभरती हुई तकनीकी जितनी भी है उसमें सेमीकंडक्टर मुख्य कंपोनेंट है, उसी को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश को सेमीकंडक्टर का हब बनाना मुख्य लक्ष्य है इस उद्देश्य का। इसमें वित्तीय प्रोत्साहन है और बुनियादी ढांचा और नवाचार की बात कही गई है इस नीति से। इसके सामान्य कर उद्देश्य वो होंगे उत्तर प्रदेश को सेमीकंडक्टर में हब बनाना, रोजगार संवर्धन करना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, पर्यावरण अनुकूल उत्पाद बनाना। इस तरह के उद्देश्य आप बता सकते हैं। पूंजी सहायता, भारत सरकार की सब्सिडी के ऊपर 50% अतिरिक्त पूंजी सहायता दी जाएगी। भूमि छूट, पहले 200 एकड़ के लिए 75% और अतिरिक्त पर 30% की छूट दी जाएगी। विद्युत का जो शुल्क है तो 10 वर्षों के लिए 100% छूट दी जाएगी बिलिंग में। डुअल ग्रिड नेटवर्क, निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए यह स्थापित किया जाएगा। जल का पुनर्चक्रण किया जाएगा ताकि जीरो लिक्विडिटी डिस्चार्ज अनिवार्य है, ताकि एक तो जल का शुद्धिकरण भी हो सके और उसको भूमि रिचार्ज भी हो सके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे और ऐसे केंद्र की स्थापना पर 50% की सब्सिडी जो अधिकतम 10 करोड़ रुपए होगी। ये इस सेमीकंडक्टर नीति के मुख्य उद्देश्य थे। आईटी और आईटीईएस नीति 2022, क्योंकि उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर के साथ साथ औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में भी विशेष प्रगति कर रहा है, तो सेवा क्षेत्र को और अधिक मजबूत करने के लिए यह नीति लाई गई है जिसका नाम है आईटी और आईटीईएस नीति 2022। इसमें क्या क्या बात कही गई है? इसमें आईटी पार्क स्थापना पर प्रोत्साहन दिया जाएगा, जैसे पूंजी सब्सिडी, निवेश का 25% यह सब्सिडी दी जाएगी जो अधिकतम 20 से 100 करोड़ रुपए होगी। स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी 100%। नोएडा में और ग्रेटर नोएडा सहित ब्याज सब्सिडी दी जाएगी 5% और प्रति वर्ष के लिए दी जाएगी, यानी कि एक साल में 5% की सब्सिडी दी जाएगी 5 वर्षों के लिए। इसका जो मुख्य फोकस है विकेंद्रीकृत विकास करना है, यानी कि जो टीयर 2 और टीयर 3 शहर है उसमें विकास को बूम करना है। इससे रोजगार का सृजन होगा। ईपीएफ प्रतिपूर्ति 5 वर्षों के लिए है, 5 वर्षों के लिए 100% है। और जो भर्ती सहायता है टीयर शहरों में 2/3 की जाएगी और यहाँ पर 20,000 रुपये प्रति कर्मचारी उनको दिया जाएगा। उभरती तकनीकी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लाई जाएगी, जैसे उभरती तकनीकी क्या है, एआई है, ब्लॉकचेन है, ड्रोन है। सीओई के लिए 50% का अनुदान दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुछ आईटी पार्क स्थापना किए जाएंगे, जैसे एक लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में, ताकि अवध का और पश्चिमी पूर्वांचल का विकास हो सके। उत्तर प्रदेश बायोप्लास्टिक उद्योग नीति 2024, क्योंकि हम उत्पादों को कैसे बनाना चाह रहे, पर्यावरण अनुकूल, और जो प्लास्टिक उत्पाद है उनको हम कम से कम यूज कर सके, तो उसी को ध्यान में रखकर ये नीति लाई गई थी। इसका उद्देश्य
पराली जलाने की समस्या का समाधान करना और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना। एक तो कृषि अपशिष्ट का प्रबंधन हो सकेगा, उनका प्रसंस्करण हो सकेगा और इस अपशिष्ट से जो उत्पाद बने वो बायोप्लास्टिक उत्पाद होंगे, यानी कि बायोडिग्रेडेबल होंगे। उससे पर्यावरण का संरक्षण होगा, भूमि प्रदूषण कम होगा, वायु प्रदूषण भी कम होगा और जो पॉलीथीन से होने वाले डिसीज है वे भी समाप्त या कम होंगे। एंकर आधारित मॉडल इसको अपनाया गया है। इसमें पात्रता की जो सीमा है 1000 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही गई है। पूंजी सब्सिडी इसमें 7 वर्षों के लिए 50% छूट दी जाएगी। इसमें जो टैक्स है SGST 10 वर्षों के लिए 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी। स्टाम्प शुल्क में 100% की छूट दी जाएगी बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र के लिए। जो कच्चा माल है वह एग्रीकल्चर से प्राप्त किया जाएगा, उसी का ही इसमें उपयोग किया जाएगा, उसी से ही बायोप्लास्टिक बनाई जाएगी। फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण नीति 2023, इसको कोविड संकट में उत्तर प्रदेश ने जिस तरह से कोविड संकट का बेहतर प्रबंधन किया है और अपने किसी भी आपात स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए यह नीति लाई गई है ताकि किसी भी आपात की स्थिति में निपटा जा सके। इसका फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण नीति 2023, इसका जो मुख्य उद्देश्य है आयात पर निर्भरता कम करना और उत्तर प्रदेश को फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण का हब बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही इसके सेकेंडरी उद्देश्य क्या है? रोजगार का संवर्धन करना, क्षेत्रीय विकास करना, पर्यावरण अनुकूल उत्पाद बनाना और वैश्विक सप्लाई चेन में उत्तर प्रदेश का एकीकरण करना। इसमें कौन कौन से वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएंगे? इसमें जो पूंजी सब्सिडी दी जाएगी निवेश का 15% दी जाएगी जो अधिकतम 200 करोड़ रुपए होगा। ब्याज सब्सिडी 5% प्रति वर्ष दी जाएगी और यह ब्याज पर सब्सिडी अधिकतम 1 करोड़ रुपए 1 साल के लिए होगी। बुनियादी ढांचे में सहयोग के लिए क्या प्रावधान है? एयर कार्गो जो हैंडलिंग है पर विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। स्टाम्प शुल्क और बिजली का जो शुल्क है 10 वर्षों के लिए 100% छूट दी गई है। इसमें क्षेत्रीय बोनस भी दिया जाएगा। अगर कोई भी कंपनी बुंदेलखंड और पूर्वांचल में अपनी इकाई स्थापित करती है तो उसको 2% अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। तो इम्पोर्टेंट है। MSME प्रोत्साहन नीति 2022, इसमें पूंजी सब्सिडी की बात कही गई है। पूंजी सब्सिडी दी जाएगी अगर कोई MSME उद्योग बुंदेलखंड पूर्वांचल में स्थापित होता है तो उसे 15 से 25% तक की पूंजी सब्सिडी दी जाएगी। अगर मध्यांचल और पश्चिमांचल में होता है तो 10 से 20% की। अगर कोई MSME उद्योग की स्थापना SC, ST और महिला करती है तो उसको 2% अतिरिक्त पूंजी सब्सिडी दी जाएगी। ब्याज सहायता जो छोटी इकाई है, माइक्रो इकाई है, उनको 50% वार्षिक यानी कि अधिकतम 25 लाख रुपए। गुणवत्ता लागत की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी और बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे जो कानून है पेटेंट के लिए 75% सहायता यानी कि 10 लाख रुपए अधिकतम दिए जाएंगे। तो ये MSME नीति थी। उत्तर प्रदेश अपनी कल्चर विरासत को संवर्धन करने के लिए और राष्ट्रीय के साथ अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्रदान करने के लिए, साथ ही उत्तर प्रदेश में आने वाले जो कलाकार हैं उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 लाई गई है। इसमें उत्पादन सब्सिडी अगर कोई भी क्षेत्रीय फिल्में बनती हैं जैसे जो हमारे स्थानीय क्षेत्र हैं जैसे अवधी है, ब्रज है, बुंदेली, भोजपुरी या इन भाषाओं में फिल्म बनती है तो उसको 50% की सब्सिडी दी जाएगी। अगर कोई मूवी उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा में बनती है तो उसको 25% की सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है उनको प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी छूट ज़्यादा रखी गई है। शूटिंग प्रोत्साहन अगर किसी फिल्म की शूटिंग यूपी में होती है तो 50% तक की इसको वो शूटिंग पर छूट दी जाएगी। 1 करोड़ रुपए। ये अलग अलग स्लॉट है। वेब सीरीज OTT प्रति एपिसोड 10 लाख रुपए या 50%। इस फिल्म नीति के तहत फिल्म केवल एक ही स्थान पर ना बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में बनाई जाएगी। अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग प्रोत्साहन नीति रखी गई। जैसे
विंध्याचल क्षेत्र, बुंदेलखंड, पूर्वांचल में स्टूडियो लैब के लिए उच्च सब्सिडी दी जाएगी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास काफ़ी बेहतर है, इसलिए जो पिछड़े क्षेत्र हैं या कम विकसित क्षेत्र हैं उनमें ज़्यादा सब्सिडी दी जा रही है, ताकि वहाँ पर रोजगार संवर्धन के लिए इकाइयाँ स्थापित हो सकें। उत्तर प्रदेश अपने ऐतिहासिक धरोहर, भौगोलिक विस्तार और विविधता की एकता की जो झलकी है उसको प्रदर्शित करता है। इसलिए उत्तर प्रदेश का पर्यटन संवर्धन करना ये उत्तर प्रदेश का प्राथमिक कार्य है। और आप जानते हैं पर्यटन जो टॉपिक है, उत्तर प्रदेश का जो GS5 का पेपर है उसमें पर्यटन आता है। पर्यटन से हर वर्ष कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले में 60 करोड़ आबादी, 60 करोड़ लोगों ने लगभग स्नान किया, यानी कि श्रद्धालु आए। उत्तर प्रदेश की आबादी है 24 करोड़, यानी कि उससे दुगनी आबादी ने यहाँ पर स्नान किया। तो यहाँ पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। इस नीति के तहत होटलों, रिसोर्ट को औद्योगिक दरों पर बिजली, पानी और टैक्स जैसी सुविधाएं प्राप्त होंगी। पात्र निवेश पर पूंजी निवेश सब्सिडी, अगर कोई कंपनी या होटल इस तरह से निवेश करते हैं तो उन पर 10 से 30% तक की वो क्या दी जाएगी, निवेश पर सब्सिडी दी जाएगी। और यह सीमा 500 करोड़, निवेश पर 50 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। ये अलग अलग क्या था ये आपको बताना है। इसमें फोकस जो किया गया है विरासत पे किया गया है, जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर है, इको टूरिज्म पे किया गया है, आध्यात्मिक पर्यटन पे सर्किटों पर किया गया है, और जिम्मेदारी पर्यटन की बात की गई, जैसे ग्रीन बिल्डिंग, ऊर्जा ऑडिट के अतिरिक्त प्रोत्साहन करना, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी को रोजगार भी देना है और क्षेत्रीय स्तर पर हमारे यहाँ पर सांस्कृतिक स्थल है, ग्रामीण पर्यटन है, ग्रामीण स्टे होम है, इन सभी को संवर्धन करने के लिए यह नीति लाई गई है। डिजिटल मीडिया नीति 2024, इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना इन्फ्लुएंसर के माध्यम से। इसमें भुगतान सीमा और विनियमन की बात कही गई, जैसे यूट्यूब उच्चतम श्रेणी पे 8 लाख रुपए प्रति माह, अन्य प्लेटफॉर्म पर अधिकतम 3-5 लाख रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश की नीतियों का गुणगान अगर ये जो हमारे इन्फ्लुएंसर करते हैं वे। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। राष्ट्र विरोधी गतिविधियां अगर कोई करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी और 3 साल तक के लिए उससे आजीवन तक कारावास की सजा भी दी जा सकती है। तो ये भी ध्यान रखना है। क्षेत्रीय विकास, खासकर बुंदेलखंड और पूर्वांचल का क्षेत्रीय विकास के लिए। तो अभी तक जो हमने नीति पढ़ी अब उससे फायदा क्या होगा उसी के बारे में देखते हैं। उसी के लिए बताया है कि क्षेत्रीय विकास पर फोकस किया गया इन नीतियों में, जिससे क्या बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए, जैसे अगर औद्योगिक नीतियां हैं कोई भी तो उसमें स्टाम्प शुल्क है, फार्मा की जो नीति है, MSME नीति है या फिल्म नीति है। यदि पूर्वांचल या बुंदेलखंड में अगर उद्योग स्थापित करती तो उसको बिजली में छूट दी जाएगी, उसको स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी, भूमि सस्ती दरों पर प्रदान की जाएगी, ब्याज में छूट दी जाएगी और निवेश पर उच्च लाभ प्राप्त होगा। अब निष्कर्ष, इन सभी नीतियों का एक ही निष्कर्ष है कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। कुछ और नीति हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति, कोई भी प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक का कर बनता है उसकी इकाई कर स्थापित होती है, तो उसके लिए ये नीति है। ये इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2025। इसमें पूंजी सब्सिडी जो दी गई है उसकी पात्र पूंजी निवेश का 20% सब्सिडी दी जाएगी। बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। भूमि और स्टाम्प शुल्क में 100% की छूट दी जाएगी। ब्याज सब्सिडी 5% की दी जाएगी प्रत्येक वर्ष। वैश्विक केंद्र यानी कि कुछ जो प्रोडक्ट हैं उनका ग्लोबल हब बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, जैसे सैमसंग का LG जैसी कंपनियों के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा में स्थापित किए जाएंगे इस तरह के परितंत्र। इसका लक्ष्य 5,000 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त करना और रोजगार संवर्धित करना, राष्ट्रीय मोबाइल उत्पादन में 50% का योगदान देना, यह इस नीति के मुख्य लक्ष्य है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा पूरे भारत के 60% से अधिक मोबाइल केवल कहाँ पर बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश में।
फुटवियर, चमड़ा और गैर चमड़ा क्षेत्र विकास नीति 2025, क्योंकि हमारे यहाँ पर हस्तशिल्प बहुत सारे हैं, तो उन्हीं के विकास के लिए जैसे पारंपरिक चमड़ा और गैर चमड़ा, उन दोनों को प्रोत्साहन दिया गया है। पारंपरिक चमड़े से हमें गैर चमड़े की ओर जाना है। तो इसमें पूंजी सब्सिडी की बात की गई है, कितनी? निवेश के आधार पर 300 करोड़ तक की ऊपरी सीमा है। स्टाम्प शुल्क में 100% की छूट है। इसमें क्लस्टर अप्रोच को अपनाया गया है, जैसे आगरा, कानपुर, यमुना, यानी कि यमुना प्राधिकरण में कंपोनेंट पार्क स्थापित किए जाएंगे। इससे क्या होगा? हमारा रोजगार सृजन होगा, निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, साथ ही क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित होगा। डिफेंस और एरोस्पेस नीति 2024, आप जानते हैं भारत अब हथियार आयात के साथ साथ आयात जहां कम करने रहा है, आत्मनिर्भरता प्राप्त कर रहा है, वहीं पर निर्यात बढ़ा रहा है अपने हथियारों की, रक्षा उपकरणों की। तो उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश भी एक महत्वपूर्ण प्लेयर है। और डिफेंस एरोस्पेस नीति 2024 में उत्तर प्रदेश में कुछ डिफेंस के विशेष फोकस किया गया है। जैसे भूमि सब्सिडी दी जाएगी अगर कोई कंपनी लगती है, कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में, जैसे झांसी, चित्रकूट, हमीरपुर आदि में 25% तक की सब्सिडी दी जाएगी। परिवहन सब्सिडी 50% तक की। तकनीकी हस्तांतरण लागत की 75% प्रतिपूर्ति की जाएगी, जो अधिकतम कितनी है? 50 लाख। यहाँ पर रक्षा विनिर्माण की जो इकाई है उनको उद्योग का दर्जा दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में जो रक्षा उद्योग की इकाइयाँ कहाँ कहाँ पर है? अलीगढ़ है, आगरा है, झांसी है, चित्रकूट है, कानपुर है, लखनऊ है। ये 6 नोड उत्तर प्रदेश में स्थापित किए गए हैं। तो इम्पोर्टेंट है, आपको ये मैप बनाना है। ग्लोबल कैप हाँ, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2024, इसका उद्देश्य बैंक ऑफिस से ब्रेन सेंटर की ओर बदलाव है। यानी कि अब हम ज़्यादातर कैसी वो बनाएंगे, जैसे लेवल ए जीसीसी में न्यूनतम 200 रोजगार, एडवांस जीसीसी में न्यूनतम 500 रोजगार, और सब्सिडी 10 करोड़ प्रति वर्ष और 20 करोड़ प्रति वर्ष। ये आपको इसी तरह से टेबल बनानी है। विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। एनसीआर यानी कि नोएडा और गाजियाबाद में मानक प्रोत्साहन दिया जाएगा। शेष उत्तर प्रदेश में वेतन का 50% तक सब्सिडी दी जाएगी, जो अधिकतम एक साल में 7 लाख रुपए होगी। उत्कृष्टता केंद्र के लिए 10 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। इस नीति का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक नीति लाई गई है, जो 2025 से 30 के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य 2030 तक उत्तर प्रदेश का जो निर्यात लक्ष्य रखा गया है $50 बिलियन है। इसमें सभी तरह के निर्यात होंगे, चाहे वो कृषि से हो, उद्योग से हो, सेवा से। जैसे सेवा क्षेत्र में विदेशी आयोजनों में स्टॉल के लिए 75% प्रतिपूर्ति दी जाएगी। यानी कि कोई भी भारतीय वहाँ पर स्टॉल लगाता है तो उसकी जितनी पूंजी लगती है उसका 75% सरकार देगी। ई कॉमर्स वैश्विक प्लेटफॉर्म पर ऑन बोर्डिंग शुल्क में 75% सब्सिडी। ग्रीन चैनल लॉजिस्टिक में तेज निकासी के लिए परिवहन सब्सिडी, जैसे गेटवे पोर्ट तक 20,000 से 40,000 प्रति कंटेनर दिया जाएगा, तो ताकि अधिक से अधिक उत्तर प्रदेश का निर्यात बढ़ाया जा सके। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क 2024 नीति, इसके अंतर्गत क्या है प्रावधान? इसमें हब बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में, जैसे कच्चे माल का हब, स्टाम्प शुल्क में 100% की छूट, और यहाँ से बाजार का दोहन किया जाएगा। इसको उद्योग का दर्जा दिया गया है, जैसे बिजली और पानी के लिए अधिक जो जहाँ यानी कि किसी भी चीज़ को अगर उद्योग का दर्जा दिया जाता है तो उसमें जो बिजली और पानी की आपूर्ति होती है वो औद्योगिक दरों पर होती है, घरेलू दरों से पे नहीं होती है। फ्रंट एंड भूमि सब्सिडी दी जाएगी, और यह भूमि अधिग्रहण लागत को क्या करेगी? कम करेगी। इसका भी मुख्य उद्देश्य वही पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में अधिक से अधिक इकाइयों को स्थापित करना। उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024, इसका जो मुख्य बल है 2035 तक GER 50% करना है। रैंकिंग प्रोत्साहन
शेष संस्थानों के लिए फास्ट ट्रैक अनुमोदन और अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। पूंजी सब्सिडी दी जाएगी। स्टाम्प शुल्क में 100% छूट दी जाएगी, खासकर जो आकांक्षी जिले और बुंदेलखंड। शिक्षा टाउनशिप स्थापित किए जाएंगे, जैसे एकल प्रवेश, मल्टी एग्जिट की अवधारणा रखी गई है। और NIRF और ग्लोबल टॉप में उत्तर प्रदेश को शामिल करना है। उत्तर प्रदेश खेल नीति, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अधिकांश आबादी कैसी युवा है और इस युवा आबादी को खेल जैसे कार्यक्रम से प्रशिक्षित करके अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करना। इसका मुख्य दृष्टिकोण क्या है? निष्क्रिय समर्थन से सक्रिय पोषण। इसमें जो अथॉरिटी है उसका गठन किया जाएगा, जैसे राज्य खेल प्राधिकरण। इसमें इनोवेशन दिया जाएगा, जैसे ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा शामिल किया गया है। इसमें विशिष्ट स्तर जैसे HPC, अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, विकासात्मक स्तर, जिला और राज्य प्रशिक्षण और आहार सहायता। और जमीनी स्तर पर जो जमीनी स्तर है उसमें क्षेत्रीय लेवल पर प्रतिभा की पहचान की जाएगी और फिर उनका संवर्धन कौशल विकास किया जाएगा ताकि मेडल हासिल किया जा सके। यूपी स्टार्टअप नीति 2020 संशोधित की गई है। इसका मुख्य लक्ष्य 10,000 स्टार्टअप की स्थापना करना है। इसका उद्देश्य यह भी है कि एक जिले में एक इंक्यूबेटर की स्थापना करना। इसमें सीड कैपिटल की बात कही गई है और जो 7.5 लाख रुपए तक का है। निर्वाह भत्ता दिया जाएगा जो 17,500 रुपये प्रति माह 1 वर्ष के लिए दिया जाएगा। प्रोटोटाइप अनुदान दिया जाएगा 5 लाख रुपए तक का और 50% तक की अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा, खासकर पूर्वांचल, बुंदेलखंड और महिला उद्यमियों के लिए, अगर वे स्टार्टअप अपनाते हैं। अब एक जो हमने ऊपर सभी नीतियाँ पढ़ी उसका एक ये निष्कर्ष है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नीति 2025, इसमें 5,000 करोड़ के निवेश की बात कही गई है लक्ष्य यानी के, और 25% तक की सब्सिडी। इसका मुख्य उद्देश्य मोबाइल उत्पादन और बुंदेलखंड को प्रोत्साहन। लेदर नीति 2025, 300 करोड़ की ऊपरी सीमा है। गैस चमड़ा को प्रोत्साहित करना है। तो ये सारी जो नीतियाँ हैं उनके ये क्या है निष्कर्ष रूप में। तो ये और जो भी हमारी नीति है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एक क्लीन अर्थव्यवस्था बनाना है, रोजगार संवर्धन करना है, क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना है, पर्यावरण संरक्षण करना है, निर्यात बढ़ावा देना है, अंतर्राष्ट्रीय जो सप्लाई चेन है उसमें जुड़ना है, प्रतिभा को सलाम करना है, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश की पहचान बनाना है। ये सभी उद्देश्य जो नीति है उनके कॉमन उद्देश्य हैं। तो यह जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और इसका प्रयोग आप अपने आंसर में अगर करेंगे 1 से 2 क्वेश्चन आज की क्लास से आपको मिलेंगे, क्योंकि हर वर्ष नीति से क्वेश्चन आता है।